भीड़भाड़ वाले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक आदमी अपने बेटे से आंखें चुराते हुए आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे आता हुआ वह 12 साल का लड़का पापा पापा पुकारता रहा, लेकिन आदमी ने मुड़कर नहीं देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी पटना एक्सप्रेस के सामने उस आदमी ने अपने बेटे की ओर एक बार भी नहीं देखा, जैसे वह उसे जानता ही न हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें किसी को नहीं दिखाया। उसने अपने बेटे की जेब में एक मुड़ा हुआ कागज डाल दिया था, जिस पर लिखा था, मुझे माफ करना बेटा, मैं मजबूर हूं। राजेश कुमार सिन्हा, एक 42 वर्षीय मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया, अपने बेटे विकास को स्टेशन पर छोड़कर जा रहे थे। आज से पहले वे कभी भी अपने बेटे से एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुए थे, लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जो किसी पिता के लिए सबसे कठिन होता है, अपने बच्चे को छोड़ना। विकास की मां का देहांत 3 साल पहले कैंसर से हो गया था। तब से राजेश ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। वे एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे, जिससे उनका और विकास का गुजारा चल जाता था। हालांकि जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर दिन काट रहे थे। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते हम ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। पिछले महीने राजेश को पता चला कि उनकी दुकान के मालिक ने बिल्डिंग बेच दी है और उन्हें अपनी दुकान खाली करनी होगी। नई जगह का किराया इतना ज्यादा था कि वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने कई जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन उनकी उम्र और सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई के कारण कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे उनके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह भी खत्म होने लगी। एक रात जब विकास सो रहा था, राजेश अपने पुराने फोटो एल्बम को देख रहे थे। उनकी पत्नी सरिता की तस्वीरें, विकास का जन्म, उसका पहला जन्मदिन, सभी यादें उनके सामने थीं। तभी उन्हें एक पुराना पत्र मिला, जो सरिता के भाई रामेश्वर ने भेजा था। रामेश्वर पटना में रहते थे और एक अच्छे पद पर सरकारी नौकरी करते थे। सरिता की मृत्यु के बाद रामेश्वर ने कई बार राजेश को विकास को उनके पास भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राजेश ने हमेशा मना कर दिया था। अब जब हालात इतने बिगड़ गए थे, राजेश ने सोचा कि शायद यही एकमात्र रास्ता बचा है। राजेश ने रामेश्वर को फोन किया। हाँ भाई साहब, मैं राजेश बोल रहा हूं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ताकि विकास न जाग जाए। अरे राजेश, कैसे हो? और विकास कैसा है? रामेश्वर ने पूछा। भाई साहब, मैं मुश्किल में हूं, राजेश की आवाज भरा गई। मेरी दुकान बंद हो गई है और मुझे कोई नौकरी नहीं आता है, मिल रही है। विकास की पढ़ाई का खर्च, रहने का खर्च मैं नहीं संभाल पा रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ से कुछ देर तक चुप्पी रही। फिर रामेश्वर बोले, तो तुम चाहते हो कि विकास यहां आ जाए? हाँ भाई साहब, अगर आप मंजूर करें तो कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक मैं अपने पैरों पर फिर से खड़ा नहीं हो जाता। रामेश्वर ने तुरंत हामी भर दी। विकास हमारा भी बेटा है राजेश, उसे यहां भेज दो, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। राजेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन साथ ही उनके दिल में एक अजीब सा दर्द भी उठा। वे जानते थे कि विकास को छोड़ना कितना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे विकास को नहीं बताएंगे कि वे उसे छोड़ने जा रहे हैं। वे उससे कहेंगे कि वे दोनों पटना जा रहे हैं और फिर स्टेशन पर वे उसे छोड़ देंगे। अगले दिन राजेश ने विकास को बताया, बेटा, हम कल पटना जा रहे हैं, तुम्हारे मामा ने बुलाया है। विकास खुशी से उछल पड़ा। वाह पापा, मैं तो कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा। राजेश ने मुस्कुराते हुए विकास के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं अपने बेटे को इस तरह छोड़ सकता हूं? लेकिन फिर उन्होंने अपने खाली बटुए को देखा और अपनी मजबूरी को याद किया। उस रात जब विकास सो गया, राजेश ने एक नोट लिखा, मुझे माफ करना बेटा, मैं मजबूर हूं। तेरे मामा तुझे ताबा तुझे भी साथा स्टेशन पर लेने आएंगे। मैं जल्द ही तुझे वापस लेने आऊंगा, जब मेरे पास काम और पैसा होगा। तू मेरी जान है विकास।
मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने नोट को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह वे दोनों दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। विकास उत्साहित था, लेकिन राजेश के दिल में तूफान मचा हुआ था। जैसे जैसे ट्रेन का समय नजदीक आता गया, राजेश का दिल धड़कने लगा। पापा, हम कब तक पटना पहुंचेंगे? विकास ने पूछा। शाम तक, राजेश ने कहा। उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, राजेश ने विकास से कहा, बेटा, मैं पानी लेकर आता हूं, तू यहीं रुक। विकास ने सिर हिलाया और अपना बैग पकड़ लिया। राजेश ने चुपके से विकास की जेब में वह नोट डाल दिया और फिर भीड़ में गायब हो गए। लेकिन विकास ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे दौड़ने लगा। पापा, पापा, रुकिए! विकास चिल्लाया, लेकिन राजेश ने मुड़कर नहीं देखा। वे तेजी से चलते रहे, जैसे वे विकास की आवाज सुन ही नहीं रहे हों। विकास भीड़ में उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन राजेश कहीं नजर नहीं आए। थक हार कर वह एक बेंच पर बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने जेब से वह मुड़ा हुआ कागज निकाला और पढ़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। पापा, मुझे छोड़कर चले गए। वह फूट फूट कर रोने लगा। लोग उसे देखकर रुक जाते, कुछ पूछते, लेकिन वह सिर्फ रोता रहा। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया। तुम विकास हो? उसने पूछा। विकास ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मैं तुम्हारा मामा रामेश्वर हूं। चलो, हम घर चलते हैं। विकास ने अपना बैग उठाया और चुपचाप अपने मामा के साथ चल दिया। उसके दिल में अभी भी यह सवाल था कि उसके पापा ने उसे क्यों छोड़ दिया। रामेश्वर के घर पहुंचकर विकास ने देखा कि यह एक बड़ा सा बंगला था। उसकी मामी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे खाना खिलाया। लेकिन विकास का मन कहीं और था। वह बार बार अपने पापा के बारे में सोच रहा था। विकास, तुम्हारे पापा ने मुझे सब बताया है, रामेश्वर ने कहा। वे मुश्किल में हैं, इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए यहां छोड़ गए हैं, लेकिन वे जल्द ही तुम्हें लेने आएंगे। विकास ने कुछ नहीं कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे विकास पटना के अपने नए जीवन में ढलने लगा। उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला और उसके मामा मामी उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन हर रात सोने से पहले वह अपने पापा के नोट को पढ़ता और सोचता कि वे कब आएंगे। 2 महीने बीत गए, लेकिन राजेश का कोई फोन या पत्र नहीं आया। विकास धीरे धीरे निराश होने लगा। उसने अपने मामा से कई बार पूछा कि क्या उन्होंने उसके पापा से बात की है, लेकिन ना रहा था। जवाब हमेशा नकारात्मक होता। एक दिन विकास स्कूल से घर लौट रहा था, जब उसने सड़क के किनारे एक आदमी को देखा जो सब्जियां बेच रहा था। उस आदमी की शक्ल उसके पापा से मिलती जुलती थी। विकास का दिल धड़कने लगा। वह दौड़कर उस आदमी के पास गया, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो वह कोई और था। निराश होकर विकास घर लौट आया। उस रात उसने एक फैसला किया। वह अपने पापा को खोजने के लिए दिल्ली वापस जाएगा। उसने अपना बैग पैक किया और अपने मामा मामी को एक नोट लिखा। मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूं, आप लोगों का शुक्रिया। अगली सुबह जब सब सो रहे थे, विकास चुपके से घर से निकल गया और पटना रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया। उसके पास थोड़े से पैसे थे जो उसने अपनी पॉकेट मनी से बचाए थे। वह दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहता था। स्टेशन पर उसने टिकट खिड़की पर पूछा, दिल्ली जाने वाली अगली ट्रेन कब है? टिकट क्लर्क ने उसे संदेह से देखा। तुम अकेले जा रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? विकास ने झूठ बोला। वे प्लेटफॉर्म पर हैं, मुझे टिकट लेने भेजा है। क्लर्क ने अभी भी संदेह करते हुए कहा, अगली ट्रेन 2 घंटे बाद है। एक सिंगल टिकट 400 पर नहीं, 50 रुपये का है। विकास ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गिने। उसके पास सिर्फ 300 रुपये थे। क्या मैं इतने में जा सकता हूं? उसने धीमे से पूछा। क्लर्क ने सिर हिलाया। नहीं, पूरा बेंदी का गया, किराया देना होगा। निराश होकर विकास प्लेटफॉर्म पर बैठ गया।
वह सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। उसने अनाउंसमेंट सुनी, दिल्ली जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। विकास ने एक निर्णय लिया। वह बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाएगा। वह जानता था कि यह गलत है, लेकिन उसे अपने पापा को ढूंढना था। जैसे ही ट्रेन रुकी, विकास भीड़ के साथ एक डिब्बे में चढ़ गया। वह एक कोने में बैठ गया और आशा करने लगा कि टिकट चेकर उसे नहीं देखेगा। ट्रेन चल पड़ी। विकास ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही देर बाद एक टिकट चेकर उसके पास आया। टिकट? उसने पूछा। विकास का दिल धड़कने लगा। मेरे मेरे पास टिकट नहीं है, उसने सच बोला। तो तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? विकास की आंखें भर आईं। मेरे पापा, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। टिकट चेकर ने उसे ध्यान से देखा। विकास ने उसे सारी कहानी बता दी। कैसे उसके पापा ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया और अब वह उन्हें ढूंढने जा रहा है। टिकट चेकर का दिल पसीज गया। ठीक है, तुम यहां बैठो। मैं तुम्हें अगले स्टेशन पर नहीं उतारूंगा, लेकिन दिल्ली पहुंचने पर मुझे तुम्हें रेलवे पुलिस के पास ले जाना होगा। वे तुम्हारे पापा को ढूंढने में कबूखा मदद करेंगे। विकास ने राहत की सांस ली और धन्यवाद कहा। यात्रा के दौरान विकास ने अपने पापा के बारे में सोचा। वह याद करने लगा कि कैसे वे दोनों साथ में खाना खाते थे, कैसे राजेश उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और कैसे वे रात को कहानियां सुनाते थे। उसकी आंखें फिर से भर आईं। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, टिकट चेकर विकास को रेलवे पुलिस स्टेशन ले गया। वहां विकास ने फिर से अपनी कहानी बताई। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे सहानुभूति से देखा। हम तुम्हारे पापा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली एक बड़ा शहर है। तुम्हें पता है वे कहाँ रहते थे? विकास ने अपना पुराना पता बताया। पुलिस ने उसे वहां ले जाने का वादा किया, लेकिन पहले उन्होंने रामेश्वर को फोन किया और उन्हें बताया कि विकास दिल्ली पहुंच गया है। अगले दिन पुलिस विकास को उसके पुराने घर ले गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि राजेश 2 महीने पहले वहां से चले गए थे और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। विकास निराश हो गया। उसने अपने पापा की दुकान जाने का फैसला किया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। दुकान बंद थी और उस पर किराए के लिए का बोर्ड लगा था। उस रात विकास पुलिस स्टेशन में ही रहा। उसने अपने मामा से बात की, जो अगले दिन दिल्ली आने वाले थे। विकास ने उनसे माफी मांगी कि वह बिना बताए चला गया। कोई बात नहीं विकास, रामेश्वर ने कहा। मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने पापा को कितना मिस करते हो। हम मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। अगले दिन रामेश्वर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने विकास को गले लगाया और कहा, चलो, हम तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे। उन्होंने पुलिस की मदद से दिल्ली के विभिन्न इलाकों में खोजबीन शुरू की। उन्होंने राजेश के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वे कहाँ हैं। 1 हफ्ते बाद, जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, रामेश्वर ने विकास से कहा, विकास, हमें वापस पटना जाना होगा। मैं यहाँ अपने कुछ दोस्तों को छोड़ रहा हूं, जो तुम्हारे पापा को ढूंढते रहेंगे। जैसे ही कोई खबर मिलेगी, हम वापस आएंगे। विकास नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने पापा के लिए एक पत्र लिखा और उसे पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया, आशा करते हुए कि अगर राजेश वहां आएंगे तो उन्हें मिल जाएगा। विकास और रामेश्वर पटना लौट आए। विकास ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, लेकिन उसका मन हमेशा अपने पापा के पास ही रहता था। हर रात वह अपने पापा के नोट को पढ़ता और उनके वापस आने की प्रार्थना करता। इस बीच दिल्ली में राजेश एक फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने अपना नाम और पहचान बदल ली थी, क्योंकि उन्हें शर्म आती थी कि वे अपने बेटे को छोड़कर आ गए थे। वे हर दिन कड़ी मेहनत करते, पैसे बचाते और सोचते कि एक दिन वे विकास को वापस लेने जाएंगे। एक दिन जब राजेश काम से लौट रहे थे, उन्होंने एक अखबार में एक विज्ञापन देखा। राजेश कुमार सिन्हा, अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें। आपका बेटा विकास
आपका इंतजार कर रहा है। राजेश का दिल धड़क उठा। उन्होंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया। फोन रामेश्वर का था। हाँ, कौन बोल रहा है? रामेश्वर ने पूछा। मैं राजेश हूं, उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। फोन के दूसरी ओर से चुप्पी छा गई। फिर रामेश्वर बोले, राजेश, तुम कहाँ हो? विकास तुम्हें बहुत याद करता है। राजेश की आंखें भर आईं। मैं दिल्ली में ही हूं। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। मैं पैसे बचा रहा था ताकि विकास को वापस ला सकूं। राजेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रामेश्वर ने कहा। तुमने अपने बेटे को इस तरह छोड़ दिया? वह तुम्हें ढूंढने के लिए दिल्ली भाग आया था। राजेश स्तब्ध रह गए। क्या? विकास दिल्ली आया था? हाँ, वह बिना टिकट ट्रेन में बैठ गया था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। हम 1 हफ्ते तक दिल्ली में तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। राजेश के आंसू बह निकले। मुझे मुझे माफ कर दो भाई साहब। मैं मजबूर था। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई काम नहीं था। मैं विकास को भूखा नहीं देख सकता था। राजेश, हम समझ सकते हैं तुम्हारी मजबूरी, लेकिन तुम्हें हमें बताना चाहिए था। हम तुम्हारी मदद करते। राजेश ने गहरी सांस ली। मैं विकास से बात कर सकता हूं? हाँ, 1 मिनट। कुछ पल बाद विकास की आवाज सुनाई दी। हेलो विकास, बेटा, मैं पापा बोल रहा हूं। फोन के दूसरी ओर से सिसकियों की आवाज आई। पापा, आप कहाँ हैं? आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? राजेश का दिल टूट गया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं मजबूर था। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई काम नहीं था। मैं तुझे भूखा नहीं देख सकता था। पापा, मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं बेटा, मैं जल्द ही तुझे लेने आऊंगा। मैं वादा करता हूं। उस रात राजेश ने एक फैसला किया। वे अपनी नौकरी छोड़कर पटना जाएंगे। वे विकास के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। अगले दिन राजेश ने अपने मालिक से अपना हिसाब मांगा और पटना जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। जब ट्रेन पटना स्टेशन पर पहुंची, राजेश का दिल धड़क रहा था। वे डर रहे थे कि विकास उन्हें माफ करेगा या नहीं। प्लेटफॉर्म पर उन्होंने विकास और रामेश्वर को देखा। जैसे ही विकास ने अपने पापा को देखा, वह दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। पापा, आप आ गए, विकास ने रोते हुए कहा। राजेश ने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। हाँ बेटा, मैं आ गया और अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। रामेश्वर ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा। राजेश, तुम और विकास हमारे साथ रहोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतजाम किया है। तुम्हें कभी भी अपने बेटे को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेश की आंखें भर आईं। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन से राजेश और विकास फिर कभी अलग नहीं हुए। राजेश ने अपनी नई नौकरी में अच्छा प्रदर्शन किया और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो गए। विकास ने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और एक डॉक्टर बन गया। आज जब विकास अपने क्लिनिक में काम करता है, वह अक्सर उस नोट को याद करता है जो उसके पापा ने उसकी जेब में रखा था। वह नोट, जो पहले दर्द का कारण था, अब उसके लिए प्यार और त्याग का प्रतीक बन गया है। और राजेश, वे अब एक सम्मानित व्यापारी हैं जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं ताकि किसी पिता को अपने बच्चे को छोड़ने की मजबूरी न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि क्या आप राजेश के फैसले से सहमत हैं या नहीं। क्या कोई पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए ऐसा कदम उठा सकता है? हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन याद रखें, प्यार और समझ से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है, जैसे राजेश और विकास ने किया।